दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करे जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और याद रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव कब लाया गया था तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जड़ नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने मूली, ऑप्शन बी चुकंदर, ऑप्शन सी गाजर या फिर ऑप्शन डी अदरक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अदरक। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो मूली है, चुकंदर है और जो गाजर है तीनों की तीनों जड़ है, लेकिन जो अदरक है ये जड़ नहीं है, याद रखिएगा तना है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन आपके सामने शांति, ऑप्शन बी प्रकाश पर किरण, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याणकारी अर्थशास्त्र। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? ऑप्शन आपके सामने त्वचा, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त। तो याद रखिएगा कि जब हमारे रक्त में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है और याद रखिएगा कि इसी को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर या फिर ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर। याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है तो आपका आंसर हो जाता राजा राम मोहन राय है। लेकिन अगर आपके सामने पूछा जाए कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा केशव चंद्र सेन थे। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 8 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है और याद रखिएगा आयतन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, सुपर मून किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो, ऑप्शन बी जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर हो, ऑप्शन सी जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट हो या फिर ऑप्शन डी जब सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर हो।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो। तो याद रखिएगा कि दो घटनाएं होती है, एक होती है सुपर मून और एक होती है ब्लू मून। सुपर मून की घटना तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, और ब्लू मून की घटना तब होती है जब एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा की घटना होती है। मान लीजिए कि कोई महीना 31 दिन का है और उसमें दो बार पूर्णिमा की घटना देखने को मिलती है, तो इस घटना को ब्लू मून कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्लू मून और सुपर मून से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी चितरंजन दास या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रानडे। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। और याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो महादेव गोविंद रानडे थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का मेहरौली स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? ऑप्शन आपके सामने, अशोक, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी महावीर स्वामी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। तो याद रखिएगा कि दिल्ली में ही मेहरौली स्तंभ पाया जाता है, और इस स्तंभ की खासियत ये है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। इतना पुराना होने के बावजूद इसमें आज तक जंग नहीं लगी है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और याद रखिएगा कि इसमें चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने, अकबर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। तो याद रखिएगा कि सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहां पर है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, वेद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी पुराण या फिर ऑप्शन डी रामायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामायण। तो याद रखिएगा कि रामायण को ही आदि काव्य कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आदि कवि किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कि रामायण के जो रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि, उन्हीं को याद रखिएगा आदि कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता? ऑप्शन आपके सामने, ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। तो याद रखिएगा कि वेदों की संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों को वेदत्रय के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन अथर्ववेद को नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, कालिदास, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चितरंजन दास या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष भी कहा जाता है, और इन्हीं को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक पर्यटन स्थल है? ऑप्शन आपके सामने, ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय या फिर ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु हिमालय। तो याद रखिएगा कि अगर हम हिमालय को वर्गीकृत करें तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है। याद रखिएगा कि ये जो लघु हिमालय तीसरे नंबर पर है, इसी में सबसे अधिक पर्यटन स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने, एनी बेसेंट, ऑप्शन बी डी सावरकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी सावरकर। तो याद रखिएगा कि अभिनव भारत के संस्थापक बी डी सावरकर थे। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, लता मंगेशकर, ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी भानु अथैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भानु अथैया। तो याद रखिएगा कि भारत की तरफ से पहला ऑस्कर अवार्ड पाने वाले जो भारतीय थी वो भानु अथैया थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो याद रखिएगा कि MS सुब्बालक्ष्मी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा विनोबा भावे थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप थे। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, नर्मदा, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी स्वर्णरेखा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरावती। तो याद रखिएगा कि जोग जलप्रपात कर्नाटक में है और ये शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 17 या फिर ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। तो याद रखिएगा कि भारत के 17 राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत अपनी सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश को स्पर्श करती है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम किस देश को स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काठमांडू। तो याद रखिएगा कि सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, चीन में चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हरिकेन, ऑप्शन बी टॉर्नेडो, ऑप्शन सी टाइफून या फिर ऑप्शन डी बिलिबिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइफून। तो याद रखिएगा कि चीन में, जापान में और फिलीपींस में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिलिबिली कहा जाता है, अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है और याद रखिएगा कि वेस्ट इंडीज तट पर और फ्लोरिडा तट पर इसको हरिकेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया किससे हुई थी? ऑप्शन आपके सामने अमोनिया, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। दोस्तों आप सभी को पता है कि भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी उसमें मेथिल आइसोसाइनाइड की अहम भूमिका थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मेथिल आइसोसाइनाइड की क्रिया जो है वो किससे हुई थी जिस कारण से इतना बड़ा विस्फोट हुआ था, याद रखिएगा कि जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उसमें से एक पाइपलाइन था और उसी में से इस पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से इसमें पानी का स्राव हो रहा था और इस पानी की अभिक्रिया जब मेथिल आइसोसाइनाइड से हुई थी तभी सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। याद रखिएगा जल से अभिक्रिया हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन के कारण पौधों में प्रकाशानुवर्तन की घटना होती है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन या फिर ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सिन। तो याद रखिएगा कि ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही पौधों में प्रकाशानुवर्तन की घटना होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि के लिए सहायक है, तो याद रखिएगा जिबरेलिन हार्मोन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो याद रखिएगा एथिलीन है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने मैक्सिमक्स, ऑप्शन बी सार्टोरियस, ऑप्शन सी हृदयपेशी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिमक्स। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमक्स है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सार्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत पर यानी कि भूतल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। तो याद रखिएगा कि यकृत ग्रंथि को ही जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है और याद रखिएगा कि यही अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से मरासमस रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी जल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरासमस रोग हो जाता है और बड़े लोगों में क्वाशियरक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, याद रखिएगा विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा विटामिन डी को ही हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने भाग 4, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 20 या फिर ऑप्शन डी भाग 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 20। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 4 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान, तो भाग 20 में है। अगर आपसे पूछा जाता है आपातकाल का प्रावधान, तो भाग 18 में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा का प्रावधान किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 17 में है। अगला क्वेश्चन, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।